गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू परमाणु डिफेंस एकेडमी। लास्ट टॉपिक हम लोग रीड आउट कर रहे थे अर्थ, इट्स ओरिजिन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, और मैंने आपको लास्ट डिसकंटिन्यूटीज तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग टॉपिक रीड आउट करेंगे, एक शॉर्ट टॉपिक होगा, देन उसके बाद हम लोग फर्दर मूव्ड हो जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ा कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, अब हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें इंडियन ज्योग्राफी रीड आउट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी का फॉर्मेट हम अलग रीड आउट करेंगे। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कवर अप करेंगे, देन वी विल मूव टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो टॉपिक लिख लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स मतलब होती है चट्टानें, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। आप रॉक्स को, चट्टानों को किन किन वर्ग में रखते हो। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज ए रॉक। रॉक क्या है, ठीक है। तो आप कहते हो द हार्डेस्ट पोर्शन प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो हार्डेस्ट पोर्शन होते हैं वो रॉक्स होते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, ऐसे लिख लेते हैं, दी हार्ड पार्ट्स प्रेजेंट इन क्रस्ट। वो मजबूत हिस्से जो क्रस्ट में पाए जाते हैं आप उनको चट्टानें कहते हो, या दूसरे शब्दों में कहें इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कहने का मतलब है चट्टानें खनिज से बनती हैं, चट्टानें खनिज से बनती हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स मिलकर रॉक्स बनाते हैं। तो रॉक्स को अगर मैं क्लासिफाइड करूं तो मैं 3 हिस्सों में रॉक्स को क्लासिफाइड करूंगा। उसके लिए हम लोग को ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में रॉक्स को मेजर 3 कैटेगरीज में स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्शंस, ठीक है। जिसमें पहला आता है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, यानी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये बनती कैसे है। देन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक। तो 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कशन करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है क्लास। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं इन सबको, ये हैं क्या। तो सबसे पहला इसमें आएगा इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ठीक है। इग्नियस रॉक, these rocks formed during volcanic eruption, ठीक है। ये चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बनती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बनती हैं। ज्वालामुखी एक एडिशनल टॉपिक होता है जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम डेफिनेटली रीड करवाऊंगा, या फिजियोग्राफिक डिवीज़न में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा वॉल्केनो ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो अगले उसमें लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, द मोल्टन मटेरियल
molten material, the molten material, lava या स्लैश करके मैग्मा, when cools down form rock. ठीक है, जब ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा या मैग्मा ठंडा होता है तो वो चट्टान का रूप ले लेता है, और लावा से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं वो अग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक कहलाती हैं। इसको हम दो सेक्शन में समझ सकते हैं कि इसके दो टाइप्स, मेन टाइप्स क्या हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द मेन टाइप्स आर, इसके मुख्य हिस्से हैं। द मेन टाइप्स आर, नंबर 1 पहला लिखेंगे इसमें ग्रेनाइट चट्टान, ये इग्नियस रॉक का मेन टाइप होता है। ठीक है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट पत्थर कब बनता है वो हम लिख लेते हैं, व्हेन लावा कूल्स डाउन स्लोली, slowly inside volcano, when lava cools down slowly inside volcano, जब लावा ज्वालामुखी के अंदर ठंडा होने लगता है तब बनती है ग्रेनाइट चट्टान। आपको मैं ये समझा देता हूँ कि ये आप कह रहे हो कि ज्वालामुखी के अंदर कैसे ठंडा होगा सर। बेसिकली जो वॉल्केनो होता है इसके अंदर वेंट्स होती हैं, छोटे छोटे चैनल्स, रास्ते होते हैं। जब लावा बाहर आता है तो मेन वेंट से तो लावा बाहर आ जाता है, लेकिन जो नैरो वेंट रहती है, संकरी वेंट्स रहती हैं, इनमें लावा जमा हो जाता है और धीरे धीरे वॉल्केनो के अंदर ही ठंडा होने लगता है। और यही वो कारण है कि ऐसे पत्थर बनते हैं जिनको आप ग्रेनाइट कहते हो। एंड अनदर वन इज, सेकंड कैटेगरी इज बसाल्ट। तो बसाल्ट रॉक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बसाल्ट रॉक, व्हेन लावा cools down slowly outside volcano, जब लावा ज्वालामुखी के बाहर ठंडा होता है तब बनती है बसाल्ट चट्टानें। ये ब्लैक कलर की होती है। इसकी खास बात है कि जब आप देखोगे ऐसे एरिया जहाँ पर लावा फ्लो होता है और वो ठंडा हो जाता है, वो ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर की इन स्टोन्स से बनती है ब्लैक सॉइल। ठीक है ना। तो भारत में जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, आप मान सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि कभी वहाँ पर बसाल्ट चट्टानें रही होंगी। बसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी बनती है। और भारत में काली मिट्टी अधिकतर पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये वो एरिया हैं जहाँ पर आपको अधिकतम काली मिट्टी मिलेगी। और जियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड के टॉप क्लास जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कभी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्वालामुखी की बेल्ट रही होगी, जिस वजह से ये मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि अब उन क्षेत्रों में शहर बस चुके हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, लोग रह रहे हैं और वो ज्वालामुखी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना। तो ये फॉर्म हो गया हमारा पहला, दैट इज़ इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट वी विल मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 पे आते हैं हम। पार्ट 2 है इसका सेडिमेंट्री रॉक, जिसको आप अवसादी चट्टान कहते हो। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। अवसादी इससे ही समझ में आ रहा है कि भाई ये बनती कैसे होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज फॉर्म बाय
wind and other natural agents, जैसे हरिकेन हो सकता है, कोई साइक्लोन हो सकता है, टॉर्नेडो हो सकता है, एंड अदर natural agents, other natural agents, other natural agents, small pieces of minerals, soil deposit layer by layer, deposit layer by layer, layer by layer through several years, through several years, several years, which form sedimentary rock, which form sedimentary rocks, which form sedimentary rocks. ठीक है, अब सुनते हैं। जैसे नदियाँ अपने साथ मिट्टी मिनरल्स बहा के ले जाती हैं, फ्लड एक कारण होता है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी मिनरल्स लाती है और एक जगह पे जमा कर देती है, उसको डिपॉजिट कर देती है। कई सालों से ऐसा हो रहा है कि रिवर आई, फ्लड आई और वो मिट्टी जमा हो गई, रिवर आई, फ्लड आई, वो जमा हो गई, या हाई टाइड्स आई, समुद्र में हाई टाइड्स आती हैं, फिर वो वापस लौट जाती हैं तो अपने पीछे मिट्टी मिनरल छोड़ जाती हैं। कई सालों से जमा हो रही मिट्टी मिनरल्स एक दूसरे पे लेयर बाय लेयर जम जाती है और जमने के बाद ठोस हो जाती हैं। ऐसी जमी हुई मिनरल्स की लेयर को आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हो, ठीक है ना। और सेडिमेंट्री रॉक्स के मेन फॉर्म में हम लिख लेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, बेस्ट उदाहरण है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, आप इसको बालू पत्थर कहते हो, ठीक है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बालू पत्थर बोला जाता है। एंड अनदर वन इज लाइमस्टोन। तो ये दोनों बेहतरीन एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक के, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। अब एक चीज़ माइंड में फिट कर लीजिए कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स आर पेरेंट रॉक, मतलब कि इन दोनों चट्टानों में अगर कोई चेंजेस आया तो वो मेटामॉर्फिज्म होगा। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है द चेंज, सुधार, परिवर्तन, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही बनती हैं। तो अगली हेडिंग आप ऐसे लिखिएगा, अगली हेडिंग आप लिखिए इसमें, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक में हम लिखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक व्हेन igneous rock comma sedimentary rock igneous rock sedimentary rock goes under tremendous pressure and temperature, goes under tremendous pressure and temperature of earth metamorphism occur
मेटामॉर्फिज्म अकर। ठीक है, कहने का मतलब है जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पृथ्वी से अधिक प्रेशर में आ जाती है और पृथ्वी के अधिक तापमान के संपर्क में आती है तो उसमें मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब है चेंज, परिवर्तन होता है, और अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान बदल जाती है, यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस आ जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन सी हैं और पेरेंट रॉक कौन सी है जिस वजह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ मेटामॉर्फिक रॉक बताने वाला हूँ और वो किस इग्नियस या किस सेडिमेंट्री रॉक से बन रही है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखेंगे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कौन सी है? ठीक है, उस पेरेंट रॉक का नेम क्या है? और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित चट्टान कौन सी होगी? ठीक है, हमें बस इन तीन चीज़ों में डील करना है, एक पेरेंट रॉक, उसका नेम एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो हम पेरेंट रॉक सबसे पहले आ रहे हैं इग्नियस। इग्नियस रॉक, तो अब आप देखें इग्नियस रॉक, अगर मैं नेम लूँ इग्नियस रॉक में तो मैं कहूँगा ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, और ये आपको पता है कि ग्रेनाइट पत्थर कैसे बनता है। ग्रेनाइट पत्थर जब टूटता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे बनती है रेड सॉइल। यानी कि आप मान सकते हो, ये जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि भारत के जिन राज्यों में लाल मिट्टी अधिकतम पाई जाती है कभी वहाँ ज्वालामुखी की बेल्ट रही होगी, जैसे कि सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वो इलाके हैं जहाँ पर लाल मिट्टी अधिक है। और रेड सॉइल का मैक्सिमम होना इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पे कभी वॉल्केनिक बेल्ट रही होगी। आज भी आंध्र प्रदेश में या फिर आप दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटका में खुदाई करते हो तो 50 मीटर्स खोदने पे, 50 मीटर खोदने पे आपको ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। ग्रेनाइट पत्थर जब अर्थ के कांटेक्ट में आता है, अर्थ के प्रेशर और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो इसको परिवर्तन मिलता है और वो परिवर्तन हो जाती है जेनिस रॉक। ठीक है, ग्रेनाइट रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जेनिस रॉक में, यानी ग्रेनाइट रॉक का मेटामॉर्फिक फॉर्म है जेनिस। देन इग्नियस रॉक में अनदर रॉक आ जाइएगा, इग्नियस रॉक में अनदर रॉक आती है, दैट इज बसाल्ट। ठीक है, तो बसाल्ट रॉक में जब चेंज आता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू शेल, SHALE, शेल में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसमें आ जाइए सेडिमेंट्री रॉक का मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री चट्टान, तो सेडिमेंट्री चट्टान में मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ लाइमस्टोन, या मैं नाम लिख रहा हूँ लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मार्बल, कन्वर्टेड इनटू मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ लाइक कोल। ठीक है, तो कोल जो है ये एक सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में आ जाएगा। बहुत है, इतने एग्जांपल भी अगर आप करते हो तो देयर आर सो मैनी। सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक में अगर मैं कह दूँ कोयला एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, और कोयले में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? इनटू डायमंड, हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, और ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो अर्थ है हमारी, हमने वो उसको रीड आउट कर लिया, प्लैनेट अर्थ को हमने रीड आउट किया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मेन फॉर्मेट,
ज्योग्राफी का मेन फॉर्मेट अब शुरू हो रहा है, दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी। अब मान के चलिएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन उसके बाद वी विल मूव टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, और कॉन्टिनेंट इन्फॉर्मेशन भी आती है उसमें। सो क्लास अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मेन फॉर्मेट, दैट इज़ हमारा मेन फॉर्मेट आने वाला है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको टॉपिक नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया में हैं तो इंडिया के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अपने देश के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसमें लेके चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बना लीजिएगा आप, पैराग्राफ में लिखना चाहते हो पैराग्राफ में लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, India is 7th largest country. India is 7th largest country in world by area, ठीक है, by area, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां देश है, 7वां सबसे बड़ा। और वो 6 कंट्रीज जो इससे पहले आती हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आप ब्रैकेट में लिख लेना। तो ऐसे लिखेंगे, रशिया, चाइना, कनाडा, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर इन 6 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप 6 कंट्रीज़ बाय एरिया ये आती हैं, रशिया, चाइना, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया आता है 7th रैंक पे। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया क्या है उस पर हम बात करते हैं। दी जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जोग्राफिकल एरिया आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, इतना आता है, ठीक है, ये एरिया है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% माना जाता है, विच कंप्राइज 2.4% एरिया इन वर्ल्ड। मान लेते हैं कि पूरे विश्व का जो एरिया है वो 100% है, 100% है, तो इस 100% एरिया में 2.4% एरिया माना जाता है किसका, इंडिया का। और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से बात करें सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो भारत का स्थान पॉपुलेशन के मामले में नंबर 2 पर आता है। तो अगला पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट आ जाइएगा, इंडिया गॉट सेकेंड रैंक, इंडिया गॉट सेकेंड रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है,
जनसंख्या अभी अगर बात करें तो इंडिया की जनसंख्या एट प्रेजेंट 133 CR होने वाली है। 2020 की जनगणना में आप ये डाटा पढ़ सकते हो, 2021 की जनगणना में, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि अगर पेपर 2020 में दे रहे हो तो सेंसस 2011 का काम करेगा, जनगणना 2011 की काम करेगी, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, ठीक है, 125 CR, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। और प्रथम स्थान पे जनसंख्या किसकी है? चाइना की। तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, चाइना हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन, चाइना हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है, चाइना हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि रैंक 1 पे चाइना और रैंक 2 पे इंडिया आता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दी टेरिटोरियल लेंथ ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल लेंथ ऑफ इंडिया, भारत की क्षेत्रीय लंबाई, क्षेत्रीय लंबाई है भारत की 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड कोस्टल लेंथ है, तटवर्तीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर, ठीक है, 7,516 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ इंडिया की कितनी हो गई? आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। टोटल लेंथ भारत की आउटलाइन मैप की, अगर आप पूरे भारत के जो नक्शा है उसके आउटलाइन मैप की लेंथ निकालो तो वो लेंथ आएगी 22,716 किलोमीटर। क्लियर? 22,716 किलोमीटर लेंथ आ जाएगी इंडिया की। ये तो बात रही आउटलाइन मैप की। लेकिन अगर आप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सीधा स्ट्रेट वे में आना चाहते हो और ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेट जाना चाहते हो तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की लंबाई है, इंडिया इज़ 3214 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब ये तो लेंथ हो गई उत्तर से दक्षिण, लेकिन वाइल जबकि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, भारत की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर्स, मतलब ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई आ गई। और अगर मैं आपको डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो भारत के 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद डिस्टेंस, अगर नॉर्थ टू साउथ के डिस्टेंस में कहूँ और ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस कहूँ या विड्थ कहें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम ऐसे समझते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन टेरिटरी इज इंदिरा कॉल, ठीक है, जो कि पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। तो ब्रैकेट में जे एंड के कर लीजिए इसको। जम्मू कश्मीर का आखिरी बिंदु है दैट इज़ इंदिरा कॉल। भारत का पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट है किबितू, और किबितू पड़ता है इन अरुणाचल प्रदेश। आईएसओ कोड के अकॉर्डिंग, देखो आईएसओ कोड के अकॉर्डिंग ये AR लिखा जाएगा, ठीक है, किबितू। वेस्टर्न पॉइंट है गौरमता, और गौरमता पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात के लिए आप GU भी लिख सकते हो और आप चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो।
GU ISO कोड के अकॉर्डिंग GU लिखा जाता है फॉर गुजरात, ठीक है। हर स्टेट का अपने कोड होता है, तो दैट्स वाई आप उस ISO कोड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। GU का मतलब है गुजरात, AR का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, J&K जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि में मेन लैंड में माना जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, अब मैं ये एक चीज़ आपको बताऊंगा कि इसको कन्याकुमारी क्यों कहा जाता है, अभी बताएंगे हम आपको। और ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु, ISO कोड के अकॉर्डिंग TN तमिलनाडु। अगर आप बात करते हो आइलैंड ग्रुप की, जैसे मान लेते हैं, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसी, ये डॉटेड वाला हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है और उसका लास्ट पॉइंट मान लेते हैं इंदिरा पॉइंट। तो पेपर में अगर आ जाए कि साउथ इंडियन पॉइंट का नाम बताएं तो आप कहोगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है, विच इज इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही है कि दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, ओके। एंड व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन मेन लैंड, मुख्य भूमि में, तो आप कहोगे तमिलनाडु, दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कन्याकुमारी क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो गॉडेस पार्वती हैं उनका बचपन का रूप यहाँ पर है कन्याकुमारी। और जो भी इस मंदिर में विजिट करने जाता है मेल पुरुष, वो ऊपर से कुछ नहीं पहनता, सिर्फ एक जनेऊ होगा उस पर और नीचे वो धोती पहन के जाएगा, यही अलाउड है। जब भी इस मंदिर के दर्शन करने हैं तो इसी तरह मेल्स को जाना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी बात, कन्याकुमारी में जो सूरज है, मॉर्निंग जब सनराइज होता है तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये टूरिज़्म के लिए एक हनी पॉट माना जाता है। हनी पॉट वो प्लेस होती है जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और उसी तरह अलग अलग राज्य चाहते हैं कि वो ऐसी प्लेस बनाए जो कि हनी पॉट बने। हनी पॉट का मतलब है कि जो अट्रैक्ट करे टूरिस्ट को, ठीक है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक की अगर मैं पूरे भारत की लंबाई मानूं तो यह है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट अगर मैं चौड़ाई मानूं तो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आपसे ये 4 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है ना। तो आप डिपेंड ये करता है कि आपने इसको कैसे समझा और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने संघ अधिशासित क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा उसकी बात करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे, इंडिया हैव 28 states and 8 union territories. 8 union territories. भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ अधिशासित क्षेत्र हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। जैसे कि आपने रिसेंट में देखा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुका है, आर्टिकल 370 हट चुका है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर द 2 यूनियन टेरिटरीज। तो जब ये 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी तो साथ ही साथ एक वर्क कर दिया गया कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। दमन दीव, दादर नागर हवेली, इनको मिक्स कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया। तो अब कुल मिला के आपके पास 8 संघ अधिशासित क्षेत्र हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड अदर स्टेट्स, जो हम पे स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स मौजूद हैं। इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य क्या है वो देखते हैं। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान फैला है, ठीक है ना। और राजस्थान की कैपिटल आप सभी को पता है, दैट इज़ जयपुर। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन में जब पढ़ाऊँगा आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उस टाइम आपको भारत के राज्यों की जानकारी दी जाएगी, स्टेट इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा राज्य, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा राज्य है, दैट इज़ गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा को सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा है। और अगर हम गोवा का एरिया की बात करें तो यह है 3078 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 3078 स्क्वायर किलोमीटर, 3078 वर्ग किलोमीटर में गोवा स्थित है। और गोवा में कैपिटल आपको पता है, गोवा की राजधानी है, दैट इज़ पणजी। और गोवा में 2 ही ज़िले हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका